करूं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। लेक्चर नंबर शायद हमारे पास 7 या 8 है, कंपनी अकाउंट्स का। आज मैं फाइनली इस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जब मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखा सकता हूं। मैंने आपको क्या बना के दिखा दी? मैंने आपको पीएनएल बना के दिखा दिया। मैंने आपको सारी चीजें बना के दिखा दी। अब मैं आपको इस टाइम पर बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है? क्या ये बात समझ में आती है? मुझे बताएं। यस या नो लिख दें प्लीज। यस सर। ठीक है। चलें, मैंने आपको पीएनएल बना दिया, मैंने आपको इक्विटी बना दी। अब हम बनाने जा रहे हैं एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट। और फिर हम मैंने सवाल भी रख दिया इधर ही नीचे। अब हम इंशाल्लाह ये सवाल शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में एटलीस्ट डिस्कस कर लेंगे, ना भी कर सके अगर तो। हमारे पास है कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ईयर एंड हो चुका है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली। तो अब हम शुरू यूज करेंगे 31 दिसंबर 2025। डन है? सर ये लिखना होता है फॉर्मेट के, आमतौर पर 1 मार्क्स रखता है एग्जामिनर। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉन करंट एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स मैंने आपको डेप्रिसिएशन इतना डिटेल कवर कराया है कि बस। फिर यहाँ पर आपके पास लेट से पीपी, लेट से प्रॉपर्टी या लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। ठीक है। और यहाँ पर लेट से आ गया इक्विपमेंट। ठीक है। इन सबका सम आ जाएगा कुछ ना कुछ। फिर मेरे पास जल्दी से मैं लिख देता हूँ करंट एसेट आ जाएगा। करंट एसेट से मेरे पास कैश एंड बैंक। मैं अगर बात करूं ट्रेड रिसीवेबल, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं जो इंटरेस्टेड हूं मैं दूसरी चीज में हूं, मैं बताता हूं। जो इसके बाद आएगी वो है शेयर होल्डर्स इक्विटी। आप इसको भी सम कर दें, इसको और इसको सम कर दें, और आपके पास ये आ जाएगा टोटल। इन सब को टोटल करें, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टोटल एसेट्स। डन है? प्लीज मुझे बता दें ये बात समझ आती है? यस सर। डन। अच्छा, यहां तक तो बिल्कुल ही बेकार चीजें थी जो मैंने पहले 1101 दफा बता दी थी। इसके बाद आती है शेयर होल्डर्स इक्विटी। पहले हम यहाँ क्या लिखते थे? मुझे अगर कोई रिमाइंड करा सके। पहले हम लिखते थे यहाँ पर कैपिटल। अब हम क्या लिख रहे हैं? शेयर होल्डर्स इक्विटी। सर यहाँ क्या क्या चीजें आएंगी? सर यहाँ आएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। कहाँ से उठ के आएगा? कहाँ से उठ के आएगा मुझे कोई बता सकता है? इसका बैलेंस मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ होगा। शेयर प्रीमियम, इसका बैलेंस मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ होगा एक जगह पर। रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व्स, इसका बैलेंस एक जगह पर मैंने रेडी करके रखा हुआ होगा। मुझे बता दें प्लीज। एक स्टेटमेंट में बनाया होगा मैंने इसका बैलेंस। उसका नाम क्या है? अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताई, पढ़ाई थी, बनाया था, बना के भी दिखाया था। ये चारों चीजें मेरे पास उठकर आएंगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से उठकर। प्लीज। फिर मेरे पास आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डिबेंचर्स। अजम्पशन में ये ले रहा हूँ
करंट लायबिलिटी भी होगी, इसके अलावा कोई और नहीं है। अजम्पशन में ही ले रहा हूँ कि मेरे पास करंट लायबिलिटी भी बस एक ही है, और वो है क्या आपका, दैट इज, आप ले लें मेरे ख्याल है बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रेड पेबल लेने छोड़े। और आप इन सारी चीजों का सम कर लें तो आपके पास आ जाएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी। डन है? क्लियर? बैलेंस शीट समझ में आती है? अगर बैलेंस शीट समझ में आती है तो मैं 5 नंबर के सवाल पे चलता हूँ। आसान केस है, कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, देखिए मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सी बात बताता हूँ, थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। ये कहाँ से आपको मिलेगा? सर ये आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। कहाँ से मिलेगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। डन है? ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल जाएंगी? ये आपको मिल जाएंगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। ये आप वहां से उठाएंगे, इसको वहां पर ही ले जाकर लिख भी देंगे। इसको मैं मिटा भी दे रहा हूँ इसलिए ताकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए, अगर आप सोचें तो आप सबसे पहले बनाएंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस से आप निकालेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड देन फिर क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डन है? क्लियर? चलें, आज एक सवाल शुरू कर रहा हूं मैं। आई होप यहां तक कोई चीज क्लियर होगी। अच्छा, मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं। अगर आप में से किसी को भी पूरे कंपनी अकाउंट्स में से कोई एक ऐसा एरिया जो समझ में ना आया, कोई पॉइंट समझ में ना आया, तो पूछ लें। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली जो है ना, सारी जो पढ़ने वाली चीजें वो कवर हो गई। मैंने तोड़ तोड़ के थोड़ा 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 देखे, हमने क्लासेस पहले स्टार्ट की थी, हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हुए थे, तो इसलिए वी हैव टाइम। हमने कंपनी अकाउंट्स को तोड़ तोड़ के कितने आराम सुकून से कवर किया। कुछ पूछना है तो अभी पूछ लें, मैं 2 मिनट रुका हूँ, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बैक, कुछ पूछना है? नो सर। नो। चलें, वो कहते हैं वाई लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वाई लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। फिर वो बीच में कुछ बातें कहता है, ए बी सी पार्ट कहता है। वो ए बी सी पार्ट क्या है? वो ए बी सी पार्ट है थ्योरेटिकल। फिलहाल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन थ्योरेटिकल पार्ट्स। करेक्ट? मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में जो प्रैक्टिकल पार्ट है। कहता है वाई लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हर साल 31 दिसंबर को वाई लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। आ गया सब समझ? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। 1 जनवरी 2023 को कुछ बैलेंसेस थे। 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर थे, $1 ईच के, जो कि इशूड एंड फुली पेड थे। 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर से, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कि रिडीम हो जाएंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये रिडीमेबल, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ तो है, ये बात तो नहीं है कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पढ़ाया हुआ तो है। मेरा आपसे सवाल है, बराए मेहरबानी टाइप कर दीजिएगा दोनों, और पर्सनल पे टाइप कीजिएगा, इज दिस इज दिस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ओ भाई साहब, इज दिस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर
a liability or a capital? Is this redeemable preference share a liability or a capital? पर्सनल पे टाइप कीजिएगा, ग्रुप में मत कीजिएगा प्लीज। जल्दी 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 जल्दी। अगर लायबिलिटी है तो एनसीएल लिख दें, अगर इक्विटी का पार्ट बनेगा कैपिटल है तो इक्विटी का पार्ट लिख दें। अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर पोल भी क्रिएट कर दूं। कैपिटल। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बता दूं, यस मैं बता सर। दूं क्या? अच्छा आपने नहीं बताया। देखिए ये है नॉन करंट लायबिलिटी। मिस्टर अब्दुल हादी आपने गलत बताया। ये है नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए मैंने आपको पहले बताया भी था कि वो अगर इरिडीमेबल होता पैसा हमेशा के लिए मिल जाता। ये रिडीमेबल है, 5% इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, याद रखें ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। तो मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, तो क्या ये इक्विटी का पार्ट बनेगा? नहीं, आप तो पैसे 5 साल बाद वापस कर देंगे। इक्विटी तो कभी वापस ही नहीं होती, पैसे तो कभी वापस भी नहीं होते। फिर आपको दिया हुआ रिटेन अर्निंग और आपको दिया हुआ जनरल रिजर्व। कहता है वाई लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा अच्छा, एक बात और। अब एक बंदा इसको नॉन करंट लायबिलिटी ट्रीट भी कर ले, इसको कैपिटल ट्रीट भी कर ले। जैसे हमारे भाई अब्दुल आदि ने कहा कि ये करंट कैपिटल है, तो यार उसने तो यहाँ पर इशू, इसमें उसने यहाँ पर कॉलम डाला हुआ भी नहीं है। उसने यहाँ पर कॉलम तो डाला हुआ ही नहीं है, ऐड ही नहीं किया हुआ ऐसा। मुझे बताएं क्या उसने कॉलम ऐड किया हुआ है प्रेफरेंस शेयर का? अगर कैपिटल होता तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का कॉलम आना चाहिए था ना। उसने तो यहाँ ऐड नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली आप सीधे रास्ते पे चली जाते। सही है, ये बात समझ आ रही है ना मेरी? अगर वो कॉलम ना भी ऐड करता तब भी आप सही कर लेते। डन है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं? चलिए सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सर वो कहता है वाई लिमिटेड प्रपोज, वाई लिमिटेड ने कुछ फाइनल डिविडेंड प्रपोज किए। वाई लिमिटेड प्रपोज अ फाइनल डिविडेंड, फाइनल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड ऑफ 43,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 was paid on 31 मार्च 23। ये मैंने आपको बताया था पिछले साल का लास्ट ईयर का क्लोजिंग, लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड ने करंट ईयर में एडजस्ट होगा। मैंने ये बात उस बताई भी थी। देखें यहाँ पर देखें, मुझे याद है, पक्का पक्का याद है, मैंने लिखा भी था। मैंने कहाँ लिखा था यार? होगा, ये लिखा हुआ लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड करंट ईयर में एडजस्ट होगा। करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड भी करंट ईयर में एडजस्ट होगा। करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड अगले साल एडजस्ट होगा। सही है, ये लिखा हुआ। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है सर? यहाँ पर लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड है। कहते 31 दिसंबर 22 का 43,000 का डिविडेंड है, करंट ईयर में आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए सर। इंटरम ऑर्डिनरी शेयर दिया हुआ है, इंटरम ऑर्डिनरी शेयर दिया हुआ है आपको डिविडेंड 40,000 का। ठीक है, ये आपने करंट ईयर में पे किया। फिर वो कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर आया 2023 में 126,000 का बिफोर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये एक पॉइंट थी जो एग्जामिनर ने जिसमें खेला था। ये एक ऐसा पॉइंट था जो के थोड़ा सा टेक्निकल था। फिर वो कहता है ऑन 31 दिसंबर 2023 द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर 32,000 टू इट्स जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में डालना था आपने। एग्रीड अ फाइनल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड फॉर द ईयर 6%, आपने एग्री कर लिया। याद रखें अभी ये एग्री हुआ है, ना ही प्रपोज हुआ है, ना ही पे हुआ है। देखें, याद रखें मेरी बात को, मेरी बात को याद रखें। हम हमेशा याद रखिएगा, हम जो है ना इसको जब भी एग्री होगा हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर का डिविडेंड। ठीक है? अच्छा अब इसको सर बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस
8 लाख ऑर्डनरी शेयर, पार वैल्यू 1, यानी कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा 8 लाख, ऐसा। जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, रिटेन अर्निंग 62,000 की, जनरल रिजर्व 78,000 का, 78 और 62, जनरल रिजर्व 78,000 का, और ये आ जाएगा 62,000 का। अगर आप इन तीनों को सम कर लें, मेरे पास कैलकुलेटर है, 78 प्लस 62 प्लस 800, तो ये आ जाएगा 9,40,000 का। इज दैट क्लियर? चलिए सर, मैं सबसे पहले ना बेसिक बेसिक लेके चलता हूँ। फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, PREVIOUS, सही है। कितना है सर? 43,000 का। रिटेन अर्निंग से एडजस्ट हो जाएगा, ये गया 43,000, ये भी गया 43,000, करेक्ट। मैं एक एक पॉइंट के बाद पूछता जाऊंगा। डन है? प्लीज मुझे बता दें, यस या नो लिख दें यार। सही है। फिर कहते हैं इंटरम डिविडेंड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर 40,000 का, इंटरम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर पे किया आपने। इंटरम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर 40,000 का। सर फिर प्रॉफिट आया। अब ये एक पॉइंट है जो कि समझना है। अगर आप में से, मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, वी हैव टाइम, मुझे जल्दी से ये प्रेफरेंस डिविडेंड, वो क्या क्या कहता है, बिफोर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, वो ये कह रहा है बिफोर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ये बात लिखी हुई है। यस, मुझे इस प्रेफरेंस डिविडेंड को निकाल सकते हैं जल्दी से। ये रहा प्रेफरेंस डिविडेंड की इंफॉर्मेशन, जरा मुझे जल्दी से ये प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल के दे दें। अमाउंट निकाल दें 5%, 3 लाख पर, क्या ये अमाउंट निकल जाएगा? चले, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, मुझे लग रहा है आप लोग काफी टाइम लगाएंगे। मुझे एक बात बताएं, क्या ये ऐसे निकलेगा कि मैं 3 लाख पर 5% लगाऊंगा, 1%, 3,000, 15,000 मेरे पास आएगा? क्या ये मैंने सही किया? मुझे ये बताएं सबसे पहले तो, क्या यही 15,000 जाना चाहिए? क्या ये 15,000 जाना चाहिए? नो रिस्पॉन्स एट ऑल। मैं क्लास ऑफ कर दूं अगर मसला है तो कुछ? फिर क्या होगा, सही ट्रीटमेंट बताएं। सही ट्रीटमेंट बता दें अगर, या ये बता दें ये होगा या नहीं होगा, या फिर सही ट्रीटमेंट बता दें। पहले मैं बता देता हूँ, छोड़ें सारी चीजों को, छोड़ें। देखें, 1,500 इंटू 0.50, 15,000 या 1,500, थोड़ा सा सही पहुंच गए आप थोड़ा सा सही पहुंच गए, लेकिन अभी भी आप थोड़ा इधर उधर है। मैं समझाता हूँ, देखें इसको समझिएगा। यहाँ पर वर्किंग दी हुई है, नहीं दी हुई। सर वो कहता है
आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? वो है 3 लाख। डन। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज शेयर्स। याद रखें, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। आप अगर डिविडेंड पे करेंगे, शेयर्स पर नहीं पे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पार वैल्यू से। सर पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू है 0.50। अब आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स इन डॉलर्स कितने निकलेंगे? वो निकलेंगे 150,000। अब आप इस 150,000 का 5% डिविडेंड में बांटेंगे, और वो कितना बनेगा? 7,500। पहुंचे? आप भी सही थे। कहानी सही है, कान यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, सही है सर। अब वो कहता है प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट आया 1,26,000 का प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,26,000 माइनस 7,500। 1,26,000 माइनस 7,500, दैट इज इक्वल्स टू 1,18,500। डन। तो अब अगर मैं यहां पर लिखूं प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,18,500, फिर वो कहता है द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर 32,000 टू इट्स जनरल रिजर्व। कहाँ से जाएगा सर? ये 32,000 यहां से उठेगा, रिटेन अर्निंग से उठेगा, और जनरल रिजर्व में आ जाएगा। यहां पर आप लिख दें ट्रांसफर टू जनरल। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी टोटल अमाउंट पे। सर सम कर लें, 8 लाख आ गई दिस, 78, 80, 1,10,000 ये आ गए, 62 प्लस 118.5 माइनस 43 माइनस 40 माइनस 32। सर ये आ गया 65,500। और अगर आप इनको सम कर लें, 800 प्लस 110 प्लस 65.5, दैट इज इक्वल्स टू 975,500। और अगर आप इन सब को भी सम करें, तो ये बनेगा 940 माइनस 43 माइनस 40 प्लस 118.5, तो ये बनेगा जी बिल्कुल 975.5। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? सर आपने ये पॉइंट क्यों एडजस्ट नहीं किया? करंट ईयर का डे, इस साल का फाइनल डिविडेंड है, जब पे होगा जब किया जाएगा। अभी एग्री हुआ, प्रपोज हुआ, नहीं पे हुआ, जिस साल पे होगा जब एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट पर कोई डिविडेंड नहीं किया, पे किया, सॉरी, वो किया जाता। कहता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी कि 4 का पार्ट डी, prepare the extract of the statement of financial position at 31st December 23 showing the equity and reserve section only। मुझे एक बार बताएं, इसने ये क्या मुश्किल नंबर पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। इसने कहा एक काम करो, बैलेंस शीट में आओ, यहां पर आप लिखो शेयर होल्डर्स इक्विटी। इस शेयर होल्डर्स इक्विटी में, इस शेयर होल्डर्स इक्विटी में, एक मिनट, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ, हम कहाँ पर थे यार? हाँ, वो ये कह रहा था यार, बिल्कुल ही सीधा सीधा काम उसने कहा। हम ये पॉइंट पढ़ते, हम ये सवाल कर रहे थे, उसने कहा यार ये बस ये करके दिखा दो। भाई आपने क्या करना है? आपने सीधा सीधा इन तीनों चीजों को लिखना है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग। जनरल रिजर्व
और आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स। डन। 8 लाख, 1,10,000, 65,500। 8 लाख, 1,10,000, 65,500। डन। ये क्लियर है? आई होप यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। मुफ्त के दो नंबर थे। अब आते हैं हम थ्योरेटिकल पार्ट पर। अच्छा, उस थ्योरेटिकल पार्ट पर आने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। पहले मुझे एक बात बताएं कि अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, क्या वो आपको समझ में आया या नहीं आया? ये बताएं मुझे जल्दी से। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक करके समझाया है चीजों को। ठीक है, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई, मैंने कुछ मुश्किल नहीं रखा। कुछ पूछना है तो फिर भी पूछें। इस सवाल में यहां तक कोई मसला तो पूछ लें। 7 सेट्स मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शुड आई वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन क्लास के बाद? क्या मुश्किल लग रहा है? मेरा सवाल आपसे ये, कौन सा पॉइंट मुश्किल लग रहा है? यू कैन ओपन योर माइक एज वेल। सर जो एंट्रीज है ना, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मुझे। क्या मुश्किल हो रही है? लाइक आपने जिस तरह से पुट किया ना, एडजस्टमेंट जैसे किए हैं। देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं नहीं जा रहा आगे, मैं नहीं बढ़ रहा आगे, रुक जाए। पहले मुझे यस। एक बात बताएं। क्या इस फाइनल डिविडेंड में कोई मसला है? ये मैंने क्लियरली लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड उठाया, करंट ईयर के में एडजस्ट करा दिया। ये रहा। सही है। इसमें कोई मसला? नहीं। क्या इस 40,000 में कोई मसला? करंट ईयर का इंटरम डिविडेंड नो सर। ये सर रहा। ये तो ऐसे ये आ इसको गया। skip करनी है ना। मतलब ये दोनों तो बिल्कुल सीधे सीधे हो गए। जी। देखिए, मेरी बात को गौर से सुने। करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड कभी भी, करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड कभी भी एडजस्ट नहीं होता। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई थी। समझाई थी या नहीं समझाई ओके। थी, मुझे बताएं। ये रहा। यस। देखिए, क्योंकि वो मुझे बताएं, देखिए करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड निकलेगा कब? जब करंट ईयर का ऑडिट होगा, सारे एफएस बनेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्टर प्रपोज करेंगे। ठीक है, तो वो प्रॉफिट वो निकलेगा अगले साल, तो वो अगले साल पे होगा। ठीक है, एग्रीमेंट पर कभी भी डिविडेंड पे नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टर प्रपोज करते हैं। ठीक है, डायरेक्टर प्रपोज करते हैं और उसके बाद शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं, तब डिविडेंड पे होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का फाइनल, करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड अगले साल जाएगा, पूरी सारी चीजें होने के बाद। ठीक है, मतलब ये एडजस्ट नहीं होगा। ये तीन बातें समझ में आ गई? ये तीन बातें समझ में आ गई? जी। चौथी बात ये है, वो कहता है आपने ट्रांसफर किया 32,000 जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, कहां से करेंगे सर? रिटेन अर्निंग से करेंगे। ये हो गई चौथी बात। क्लियर? यस सर। पांचवी बात ये है प्रॉफिट की। प्रॉफिट कितना आ रहा है? वो कहते हैं प्रॉफिट है आपका 1,26,000 का, बिफोर द पेमेंट ऑफ दिस डिविडेंड। ये आपको पे करना है। देखिए प्रॉफिट कितना। प्रॉफिट आपका, अब मैंने आपसे कहा 3 लाख के शेयर से। ठीक है, कभी भी शेयर्स पे डिविडेंड पे नहीं होता, शेयर्स की अमाउंट पर होता है। आपने उसको मल्टीप्लाई किया 0.50 पर से, तो आपके पास ये पार वैल्यू है, ये पार वैल्यू है। तो आपके पास क्या आ गई? प्रेफरेंस शेयर्स इन अमाउंट डॉलर्स। आपने उसका 5% लिया डिविडेंड, 7,500। ठीक है, प्रॉफिट कितना था आपके पास? प्रॉफिट था 1,26,000। इस 1,26,000 में से आपने 7,500 हटा दिए, तो आपके पास बच गया 1,18,500। डन। यस। वो आपने यहाँ पर लिख दिया लाकर। जाहिर है प्रॉफिट को ऐड कराएंगे। उसके बाद आपने प्लस माइनस किया और आपके पास ये सारी फिगर्स आ गई। क्या मसला है इसमें? जी सर, समझ आ गया। ठीक है, शुक्र है। अच्छा, उसके बाद थैंक ये यू। आपके पास आ गए फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आती हैं चीजें कुछ अलग अलग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ
इस वाले पॉइंट की। मैं सवाल को तोड़ तोड़ के मल्टीपल ब्रेकअप्स में करा रहा हूँ, ठीक है। कहता है द कंपनी इज कंसिडरिंग एक्सपेंशन, ठीक है, but needs to raise additional finance to do so. They are considering either issuing additional ordinary share or debenture. मुझे बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सवाल यहां से उठ के आया, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सवाल यहां से उठ के आया, तो क्या मैं गलत हूं? किस पॉइंट से उठ के आया भाई? मेरे पास पूरी पूरी अमाउंट बनी हुई रखी हुई है, ये रहा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो ये पॉइंट यहां से पूछ रहा है, तो ये गलत कह रहा हूं मैं? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% सही कह रहे हैं। तो हम उठाते हैं इसको कॉपी, और आप इसको लाकर यहाँ पर कर दें पेस्ट। आप इसको यहाँ पर कर दें पेस्ट, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जो भी लिखना हो। मैं यहाँ पर आपको कुछ भी मतलब डेफिनेटली कुछ भी नहीं बता सकता, सीधा सीधा आंसर है इसका, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। सर मुझे सवाल डन है। दिखा दे। क्या कह रही हैं? ईयर सर बता दूं? इसमें तो एडवाइस का पूछ रहे हैं, तो एडवाइस में लाइक हम लोग किस भाई तरह से लिखेंगे? कुछ भी लिख दें, कंक्लूजन कुछ भी लिख दें। देखिए मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ भाई। ये कंपनी है, इस कंपनी का अगर लोन नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हैं कंक्लूजन कि भाई कंपनी का अगर लोन नहीं है तो कंपनी लोन, थोड़ा बहुत लोन लेने में कोई मसला नहीं है, आप डिबेंचर इशू कर दें। अगर कंपनी के ऊपर ज्यादा लोन है तो कंपनी इशुएंस ऑफ शेयर की तरफ से। देखिए हमारे पास केस पूरा नहीं है ना, केस पूरा नहीं है तो हम इसी तरह की कोई बात लिखेंगे, ठीक है। ओके। मैं इसका सर आप ये ड्राफ्टेड यहाँ पे आंसर थोड़ा भी सा दे लिख दूंगा। देंगे ताकि हम्म मुझे आइडिया हो जाए, दोबारा पढ़ते मैं वक्त इसका लाइक ड्राफ्टेड आइडिया। आंसर दे दूंगा आपको, ओके ओके मैं पूरा आंसर इसमें लिख के दे दूंगा। क्या होगा, ओके। मैं इसको एक थोड़ी सी बता देता हूँ। मैं बोलूंगा कि यार ऑर्डिनरी शेयर देने चाहिए, हाँ सर ऑर्डिनरी शेयर इशू करने चाहिए, ठीक है। क्यों करने चाहिए भाई? उससे आपकी ओनरशिप डाइल्यूट, सॉरी, उससे आपकी लायबिलिटी नहीं बढ़ती, ठीक है। डिवेंचर होल्डर के पास क्या होता है, उनके पास प्रेफरेंस होता है ओवर इंटरेस्ट, ये उनको एक रेगुलर पेमेंट मिलती जाती है। ऑर्डिनरी शेयर के पास, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास ये नहीं होता, उनके ऊपर रिस्क ज्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। रिस्क इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि सबको देने के बाद प्रॉफिट इनको मिलेगा, ठीक है। बट लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मालिक होते हैं, एक्चुअल मालिक ऑफ द कंपनी होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में पार्ट होता है, ठीक है। वो एजीएम अटेंड करते हैं कंपनी की, एंड एक्सेट्रा। उसके बाद आप उसके बाद सारी चीजों को मिक्स करके उसका कंक्लूजन लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं इसका ड्राफ्टेड आंसर यहाँ पर लिख दूंगा, कोई मसला नहीं है। फिर वो कहता है नेम द सेक्शन हेडिंग इन कंपनी द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वेयर डिबेंचर्स वुड बी इंक्लूडेड। डिबेंचर कहाँ जाने चाहिए? मुझे बताएंगे जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, डिबेंचर कहाँ जाने चाहिए? अभी मैंने दिखाया ऊपर, अभी अभी बताया, 2 मिनट हुए। पूरा सवाल इसीलिए मैंने ऐसी थीम पर रखा था कि जो मैं चीजें या तो कल रिवाइज करा चुका हूं तो, या फिर मैंने अभी अभी बताई हूँ, अभी अभी बताया था। किसके कॉलम में लिखा था? नॉन करंट लायबिलिटीज के कॉलम में। डन। डिवेंचर एक नॉन करंट लायबिलिटी है, तो यहां पर आप लिख देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। डन हो गई बात। फिर वो कहता है, अच्छा फिर अब हम आ जाते हैं पार्ट, इनिशियल पार्ट में। कहते हैं स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ रेटिंग एज लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में फायदा क्या होता है भाई? आपकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है एज कंपेयर टू द, भाई आप अलग है, ओनर ओनर अलग है, कंपनी अलग है, सही है। और ओनर के पर्सनल एसेट स्टेक पे नहीं होते एज कंपेयर टू अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर आप भी बिजनेस होते हैं तो आपके पर्सनल एसेट भी स्टेक पर होते हैं। डन। वो कहता है यस सर। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इशूड शेयर कैपिटल एंड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नहीं बताया है, 2 मिनट रुक जाइएगा। स्टेटमेंट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें आप ऑर्डिनरी शेयर्स किसको बेच सकते हैं? आप ऑर्डिनरी शेयर्स बेच सकते हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, आम जनता को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपकी फैमिली या फ्रेंड्स खरीद सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया। सवाल खत्म। डन। यस। इसके आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको करा दी है। कुछ पूछना है तो पूछें, अदरवाइज मैं क्लास को ऑफ करने जा रहा हूँ।
इन्हें सर।